Hello, friends, a warm welcome to all of you. And we are here to discuss an important development and series with respect to general studies and current affairs. पहले मैं कुछ काम की बात करूं, मुझे कुछ फीडबैक मिली कि सर आप क्वेश्चंस तो रेज करते हैं उसके आंसर भी दे दीजिए. My answer to that is that my goal and my role is to raise and to make your mind more curious. जितने आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे उतने आपको आंसर्स अपने में से खुद आएंगे. जितने आप ज़्यादा अनश्योर होंगे अपने बारे में उतना आप आंसर्स को दूसरों से जानना चाहेंगे. सो इट्स अ वे, इट्स एन अप्रोच, इट इज़ a meticulous planning, and also it's a strategy by which you can learn and you can understand more and more ideas. So that is why please do not think that answers are not given or ready-made food is not given. Let me tell you very clearly, ready-made food, ready-made idea is not going to help you in exam. Take up any question paper, take up any provincial services, take up any, even apart from UPSC also. You have to think smart. You have to think in a way where you are able to have your information idea with you. And secondly, आपके अपने clarity होनी चाहिए क्योंकि one question is going to make up more and more ideas. The question is, the questions are not coming on the lines where आप कह सकते हैं कि भाई जो है एक आपको एलिमेंट आ गया और आपका काम हो गया. तो दिस इज नॉट रियली गोइंग टू हेल्प यू. द आइडिया इज दैट you are going to work in such a way where more and more analytical idea, more and more clarity is required. So because what you can be, you will be the foot soldiers of governance. District magistrates are foot soldiers of governance. That is what the term we can use for them. And they are the in charge of the basic administrative unit. तो क्या लेके आएंगे? वो ऑर्डर लेके आएंगे, स्टेबिलिटी लेके आएंगे, और वो इमेजिनेटिव आइडियाज भी लेके आएंगे लाइफ में चेंजिंग के लिए. उसके लिए पहले आपको लीडर, मोटिवेटर, डेवलपर, सेवियर और एक टॉप एडमिनिस्ट्रेटर की तरह आपको सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा. तो गुड गवर्नेंस पॉलिसीज को टेंजिबल एक्शन में लाने के लिए ही हमारी सीरीज है, हमारा एक्शन है कि आप वैसा सोच सकें, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू रिमेन रेलिवेंट. यू हैव टू रिमेन रेलिवेंट. अगर मैं कहूँ कि भाई सिटीजन ड्रिवन मास मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, वो आपको चलानी है, तो क्या आप कल को ऐसा सोचते हो कि आप उसका पार्ट हो सकते हैं? जैसे जैसे मिशन क्लीन मोरना रिवर महाराष्ट्र में थी. ये मिशन क्लीन मोरना, चेक कीजिए. गो टू, आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट यू रादर देन गूगलिंग इट, गो एंड चेक द एटलस. गूगल मत करो सब कुछ, एटलस में आप देखो कि कैसे एक सिटीजन ड्रिवन एरिया बना. अकोला डिस्ट्रिक्ट में मोरना रिवर है. तो पॉइंट इज दैट फार्मर्स का रोल था, लोकल ऑफिशियल्स का रोल था, और उनको जो है रिवर को क्लीन किया गया. और 3-4 महीने तक लगातार लोग लगे रहे. उसमें सीवेज वेस्ट था, उसमें हाइसेंथ थी, सब कुछ साफ किया गया. पहले जो है डर ये था कि भाई कहीं इससे लोगों को इन्फेक्शन ना हो जाए अगर लोग उसे खुद क्लियर करेंगे. तो इसीलिए सबसे पहले इनविटेशन के लिए ऐड दिए गए न्यूज़पेपर में. लोग आने लगे, लोकल कॉर्पोरेटर्स भी आए, और उसके बाद जो है धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, और मोरना रिवर जो है अपने आप में एक रोल मॉडल बन गई. सो अकोला डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ने जो है कॉन्ट्रैक्ट भी दिया प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई आप इतने एरिया को ऐसे करके साफ कीजिए. तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसको अ, उस चीज से जब सफलता नहीं मिली, तो आप लगा लीजिए कि 38 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज तक का प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाता था 8 किलोमीटर रिवर के लिए, उसको कैंसिल कर दिया गया. एंड देन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो एक एसेंशियल टूल है, वो यहाँ पर दिखाई दिया. और आप ये देखिए कि अ, इसकी वजह से कितना हमारा हमारा जो मनी सेविंग है वो भी हुई, एंड सेकेंडली हम जो है चेंज भी लेके आ पाए. So this is one example. I'm going to give you one example every time wherever we are discussing whatever we are uh, talking about, so that you can always link, always inspire yourself to whatever we are doing and whatever we are moving ahead. So going with the Indian Express newspaper which is on your screens right now, हम बात करते हैं कि भाई क्या important developments हैं with respect to one element that I'm taking up is hijab. The Supreme Court verdict on hijab, because the matter will be sent to the larger bench. एक कहते हैं कि ये अगेंस्ट सेकुलरिज्म है, दूसरे कहते हैं कि भाई मैटर ऑफ चॉइस है. आखिर है क्या? ट्रस्ट ऑफ माइनॉरिटी जो है रिफ्लेक्ट होता है मेजोरिटी में. आखिर देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, सो इट्स अ स्प्लिट वर्डिक्ट. आखिर हुआ क्या है?
So the honorable Supreme Court Judge Gupta sir ने बोला कि that yes, कर्नाटक हाई कोर्ट was right in upholding it, because वो सिर्फ यूनिफॉर्मिटी के लिए बात कर रहा है, वो सिर्फ इनकरेज कर रहा है सेकुलर एनवायरनमेंट को। क्लासरूम जो है एक यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट है, क्लासरूम के अंदर राइट टू वेयर हिजाब नहीं होना चाहिए। ओके, वेयर एज another judge, that is Dhulia sir, he is saying that right to wear hijab in a classroom is a matter of choice. It is a matter of fundamental right. It is a matter of dignity. It is a matter of privacy. क्लासरूम के बाहर आने पर, दरवाजे तक आने तक अगर आप हिजाब पहन सकते हैं स्कूल के गेट तक, तो अंदर आने का, उसको हटाने का कोई मतलब बनता नहीं है। So this is a wonderful, debate, and positive idea is also there, but the question arises कि इसके क्या और भी ramifications हो सकते हैं, क्या इसके क्या और भी कुछ डेवलपमेंट हो सकते हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। सेकेंडली, वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट जीएसटी। जीएसटी अभी भी जो है, आप देखिए, अगर आप रोटी लेते हैं तो उस पर 5% जीएसटी की बात हो रही है, अगर आप पराठा बोलते हैं तो उस पर 18% जीएसटी है। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ 5 years इट हैज बीन इवॉल्विंग। अगर फ्राइम्स है तो क्या है वो पापड़ है कि नहीं है। नेस्ले की किटकैट को आप क्या बोलोगे, बिस्किट बोलोगे कि चॉकलेट बोलोगे। आप डाबर के दंत मंजन को क्या बोलोगे, आप टूथ पाउडर बोलोगे कि मेडिसिनल ड्रग बोलोगे, क्योंकि हर जगह जीएसटी डिफरेंट है। पैराशूट का हेयर ऑयल जो है वो क्या है, हेयर ऑयल है कि कोकोनट ऑयल है। जस्ट कोकोनट ऑयल है तो डिफरेंट हो जाएगा, और अगर हेयर ऑयल बोलोगे तो आप डिफरेंट हो जाएगा। सो दैट इज हाउ इट हैज बीन इवॉल्विंग, दैट इज हाउ इट हैज बीन वर्किंग। एंड when we are talking about, as I just discussed with you, that hijab case, in that हमारे लिए जो टेक अवे है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, that religious belief cannot be taken to a secular school maintained out of state funds। ये बात बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स की ये मर्जी है what kind of faith they are carrying on, whether they are following any kind of religious faith or practices, ये उनकी मर्जी है। लेकिन state is within its jurisdiction to direct that apparent symbols of religious beliefs cannot be carried to school, because it is maintained by the state from the state funds। So practice of wearing hijab जो है restrict हो सकता है, ऐसा गुप्ता सर ने कहा। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, that it is a matter of right to wear hijab in her house or outside her house। वहाँ स्कूल के गेट पे बंद नहीं हो जाता, क्लासरूम में भी रहेगा। इट इज हर फंडामेंटल राइट। एंड सेकेंडली, यू कैन से दैट धुलिया सर का ये भी कहना है कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, रूल ऑफ लॉ में रह रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वैल्यूज फॉलो होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की एक सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जो उन्होंने बात की, उन्होंने किया ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इट इज द ट्रस्ट माइनॉरिटीज हैव रिपोज्ड अपॉन द मेजॉरिटी। सो गर्ल चाइल्ड को वैसे भी पहुंचने में दिक्कत होती है, गर्ल चाइल्ड को और भी 50 काम है, गर्ल चाइल्ड को और भी दबाया कुचला गया तो क्या वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाएगी? तो इस स्कूल से क्यों रोका जाए, एजुकेशन से उसको क्यों वंचित किया जाए? लेकिन दोनों जजेस ने वेदर इट इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस और नॉट, इस बात को साइड में कर दिया। जस्टिस धुलिया सर ने कहा कि भाई ये जो है वैल्यू ऑफ फेटर्निटी और ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट भी जाता है। हम बात करेंगे फेटर्निटी क्या है, हम कोशिश करेंगे समझने की। So this is how it has been coming up. This is how they are talking about diversity. They are talking about humanism. They are talking about the कि idea जो है it restrict the freedom of conscience guaranteed under the article 25। उसमें गुप्ता सर का कहना है कि उसके अंदर भी जो है आपका सारे स्टूडेंट्स के बीच में पैरिटी लाने की बात है, सारे स्टूडेंट के बीच में यूनिफॉर्मिटी लाने की बात है। बात ये नहीं है कि भाई उनकी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस को रोका गया। तो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आर्टिकल जो है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करेंगे, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन इट, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड सो ऑन। तो दोनों ने अपनी अपनी बात की। इससे हमारा पीटी के लिए बात आता है कि आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट बनता है कि आर्टिकल 19 सपोज क्लॉज 1 व्हाट इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वहां पर, तो वो उसको वायलेट नहीं करता है। एंड इट इज ऑल्सो रेनफोर्स करता है कि राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 को रेनफोर्स करता है जब आपको वायलेट ना करने की फ्रीडम दी जाती है। सो दीज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की जो बात थी, दे हैव स्टेड क्लियर ऑफ इट, उसकी बात नहीं की, और उन्होंने उस तरीके से उस चीज को समझा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेकिंग अप द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया। अगर आपसे बोला जाए, एसए का टॉपिक है,
sustainable growth of agriculture for self-reliant India. So what kind of ideas, what kind of points would you like to bring here? Sustainable growth for of agriculture for self-reliant India. सोचिएगा, लिखिएगा, डिस्कस कीजिएगा. आई एम अगेन लिविंग यू विद सम आइडियाज. तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या हम आने वाले समय के हिसाब से कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कौन सी टेक्नोलॉजीज, कौन सी स्ट्रैटेजीज, कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से आइडियाज को हम यूज करें ताकि हम फ्यूचर को ठीक से देख सकें, फ्यूचर को हम समझ सकें. कमिंग फर्दर with another idea. So Madhya Pradesh government has started coming out with the medical textbooks in Hindi version. So it is the first state to implement the national education policy in this context. वहाँ पर फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी की बुक्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है. आप सोचिए और मुझे बताइए कि ये पायलट प्रोजेक्ट कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसा हो पाएगा. और डू यू रियली थिंक इट इज गोइंग टू मेक देम बेटर अंडरस्टैंडिंग, और सोसाइटी में ज़्यादा पेनिट्रेशन भी होगा कि हर वर्ग का, हर जगह का व्यक्ति, समाज का जो कि मेडिकल साइंस से जुड़ना चाहता है, क्या वो हिंदी होने के कारण अच्छे से जुड़ पाएगा. इनफैक्ट आई एम ऑल्सो स्पीकिंग इन बाइलिंगुअल वे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. सो देयर इज नो डिनाइंग ऑफ द फैक्ट दैट लैंग्वेज मैटर्स. Coming further, liberty is the right to choose. Freedom is the result of that right choice. Liberty is the right to choose. Freedom is the result of the right choice. Okay, बार बार इसको समझेंगे तब आपको समझ में आएगा. Liberty obviously is right to choose, but freedom is the result of the right choice. ऐसा कहा जूल्स रोनाल्ड ने. एंड दिस इज द आइडिया विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट आया. सो वन एलिमेंट इज दैट कि क्या ये स्प्लिट वर्डिक्ट से लड़की गर्ल चाइल्ड को कोई फायदा हुआ. हिजाब की बात करें या फिर स्कूल की बात करें तो गर्ल चाइल्ड को क्या फायदा हुआ. पॉलिटिक्स जो हुई हिजाब के ऊपर, क्लोजिंग ऑफ द गेट्स ऑफ कॉलेजेस बिकॉज द हेड स्कार्फ वियरिंग मुस्लिम स्टूडेंट्स वर देयर, ये जो है एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से तो उनका लॉस ही हुआ है, minority community की girls का. And the confidence that they were showing with education, the right, the judgment that has been challenged, इस एंगल से हम कह सकते हैं. So ये आना चाहिए था, ये आना चाहिए था कि उनकी लाइफ क्या हम एक्चुअली में बेटर कर पा रहे हैं. सेकेंड एलिमेंट हेयर व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इज दैट कि इन द फ्रॉम द प्रोग्रेसिव पर्सपेक्टिव अगर हम कहें कि भाई ये क्या हुआ है, जो दोनों के दोनों जज ऑनरेबल जजेस ने जो जजमेंट दिया, वो जो इश्यूज भी उठाए उन्होंने एप्लेंट्स के लिए, जस्टिस गुप्ता हैज फ्रेम्ड 11 इश्यूज. तो आप देखिए कि द पर्सपेक्टिव इज दैट कि जस्टिस धुलिया साहब ने जैसा कहा, सर ने कहा कि इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, नथिंग मोर नथिंग लेस. लेकिन एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने जो बिजॉय इमैनुअल केस 1986 का जो केस था, बिजॉय इमैनुअल केस, उसका भी उन्होंने रेफरेंस दिया. उसमें एपेक्स कोर्ट ने अपहेल्ड किया था फंडामेंटल राइट 3 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का, जो कि जिनोवा विटनेस सेक्ट, जिनोवा इज आप कह सकते हैं एक तरीके का बिलीफ है, एक तरीके का सेक्ट है, जिनोवा विटनेस सेक्ट. जो जैसे जैसे हिंदुइज्म में डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स हैं, ऐसे ही आप जिनोवा विटनेस, विटनेस मतलब साक्षी मानना. तो जिनोवा सेक्ट की जो गर्ल्स थी, दे हैड टू स्टैंड रिस्पेक्टफुली बट नॉट टू जॉइन अदर्स इन सिंगिंग द नेशनल एंथम ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली, बिकॉज वो उनके फेथ के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था. ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ही रूलिंग है 1986 की. तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ तो जो एक आप दोनों बातों में आपको लिखेंगे, दोनों में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, लेकिन जो है अब लास्ट में क्या ये मैटर रह जाएगा कि आप अपना हिजाब दिखाइए और आप अपने सैफरन शॉल दिखाइए. ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी जाए, ये इतना क्यों हो, आखिर वो यहाँ तक आए ही क्यों. क्योंकि हिजाब, नकाब या बुर्का मैंडेटरी है इस्लाम में, ये बोलकर आप उस चीज को, जो असली प्रैक्टिस, जो असली प्रिंसिपल है, उसको आप साइडलाइन क्यों करना चाहते हैं. इस्लाम्स के जो पैट्रियार्कल वैल्यूज हैं उनको आप क्यों बढ़ाना चाहते हैं. वो तो पीछे हो सकता है. हिजाब
इज ए मैटर ऑफ चॉइस। तो जो, अगर ऐसी बात है तो जो इंडिया के जो मुस्लिम कंजर्वेटिव हैं वो तो ईरान में जो वुमेन राइट अपना चूज कर रही हैं और जो हेड कवर करने से इनकार कर रही हैं उस पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो तो कुछ भी, ईरान के जो डिक्टेटोरियल रिजीम है स्टेट को, उसको भी वो लोग डिक्राई नहीं कर रहे हैं। और तीसरा जो है, क्या गर्ल चाइल्ड को फॉलो करना है जो बोला जाए वो, या उसकी अपनी भी कोई चॉइस है। तो ये सारी बातें हम देख सकते हैं। तो इसीलिए अगर मान लो नारे अगर ये चलेंगे पहले नकाब फिर किताब, तो ये कोई सही बात नहीं है। ये एक तरीके से रेडिकलाइजेशन है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो असली सेंस है, असली इंटेंट है, जो हार्ड कोर रेडिकलाइजेशन है, उसको लाने की बात है, जो कि नहीं आना चाहिए। नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को ओवर्टली कर दें, इन्फॉर्मेशन का मतलब ओवर्टली कर लें। तो फोरमोस्ट क्वेश्चन इज द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया। और चाहे वो राइट विंग पॉलिटिक्स हो, चाहे फिर वो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स हो, किसी भी तरह की पॉलिटिक्स, किसी भी तरह का कम्युनिज्म हमारे देश के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के लिए फायदेमंद नहीं है, ये हमें कहना पड़ेगा। आरबीआई का वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द वर्चुअल करेंसी, वी हैव बीन डिस्कसिंग सीबीडीसी की, लेकिन पॉइंट ये है कि उसमें टेक्नोलॉजिकल बैकबोन जो बननी चाहिए, अगर हम उसकी बात करें तो सेंट्रली कंट्रोल डेटाबेस होगा। जो डेटाबेस है, या फिर आप कहेंगे डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी होगी। तो सेंट्रल बैंक को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो होलसेल डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका यूसेज रिस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक रखेंगे, या फिर उसको रिटेल डिजिटल करेंसी को भी लेके आएंगे, या तो उसको मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, या उसको होलसेल की तरह किसी और चीज के लिए रखेंगे। कुछ मुद्दे हैं जो उनको सोचने ही पड़ेंगे। दूसरा, जो सीबीडीसी है वो कौन मैनेज करेगा, या फिर आरबीआई करेंगे कि या इंटरमीडियरी उसको देखेगा। और भी डिजाइन कंसिडरेशन है जो सीबीडीसी के लिए सोचे जा सकते हैं। आरबीआई जो है इज इन द फेवर ऑफ इनडायरेक्ट मॉडल, लेकिन आपको इस खबर पर नजर रखनी है ताकि आप चीज को समझ सको। अभी हमने शुरुआत की थी बात करने की कि देन हाउ द सिविल सर्वेंट्स हैव बीन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। मैंने आपको अकोला का मॉडल भी बताया, बट हियर आई एम डिस्कसिंग अबाउट द मिशन कर्मयोगी, एंड ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। तो सिंपल सी भाषा में अगर कहा जाए तो आज की डेट में प्रोस्पेक्टिव सिविल सर्वेंट जैसा आप बनना चाहते हैं वो कैसे चाहिए कि वो सिर्फ ट्रेनिंग ना लें। ट्रेनिंग तो लोवेस्ट लेवल तक जानी चाहिए, और ट्रेनिंग पेनिट्रेटिंग भी होनी चाहिए। ट्रेनिंग जो है मीनिंगफुल होनी चाहिए। ट्रेनिंग जो है लाइफ में चेंजेस लेके आने चाहिए। वो कैसे लाएगी? जब आपको जो है टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज होंगी आपके अंदर, आपको जो है आपको अंदर इमर्सिव लर्निंग करने का एक्सपीरियंस होगा, आपके अंदर इनेबलिंग आइडियाज होंगे रेगुलेटरी के रोल के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, how to use laptop, especially at the lower level, what kind of information should be there on the website, what kind of interactive website है तो वो कैसे होगा, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स हर फील्ड के कैसे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल पुलिस में रिफॉर्म्स कैसे आएंगे, फॉर एग्जांपल मैनेजिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में कैसे आएगा। अब सिर्फ स्टेनो का जमाना तो रहा नहीं, वो काम तो हो ही नहीं सकता, गूगल जो है आप बोलो और डिक्टेट हो जाता है। तो पॉइंट ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच में सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो भी 70-20-10 का फार्मूला यूज कर रहा है। 70% यानी आपका एक्सपीरियंस, कैसा आपकी कंडीशनिंग है, कैसी आपकी इन्वायरमेंट की कंडीशनिंग है, कैसी आपकी ट्रेनिंग है, कैसी आपको गाइडेंस मिल रही है, वो 70% डिसाइड करेगा। 20% इज द रिजल्ट ऑफ आपके कॉलेज स्टडीज, पीयर टू पीयर लर्निंग, पीयर टू पीयर 20%। 10% सिर्फ टेक्स्ट बुक से आएगा, क्लासरूम टीचिंग से आएगा। कॉलेज का मतलब सिर्फ क्लासरूम टीचिंग नहीं है, उसका इन्वायरमेंट भी है, और उसके अलावा आप क्या एज ए पर्सन हो वो एक ब्रॉड बात है, उससे आपका एग्जाम निकलने के चांसेस बढ़ते हैं। वो यहाँ पे ट्रेनिंग की बात भी की गई है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो है वो ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म है आपका एक्सपीरियंस का प्लेटफॉर्म है, चाहे फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद हो, चाहे फिर वो फॉर यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैव बीन सेंट टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ अ प्राइवेट एयरलाइन और प्राइवेट मैनेज्ड एयरपोर्ट, फॉर एग्जांपल दिल्ली एयरपोर्ट। तो उससे फिर जो है एविएशन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को ज़्यादा आइडिया हुआ कि एक्चुअली में वर्क होता कैसा है। ऐसा हर जगह ही है। सेम थिंग कैन यू कैन से विद एफएसएसएआई, same thing you can say for automobile industry, same thing you can say for telecom, same thing you can say for fertilizer, same thing you can say for agriculture, same thing you can say for health ministry, and so on. तो आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरटीएस ये तो सिर्फ 5% से कम है। देर आर 3 मिलियन सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। 30 लाख लोग हैं। तो 30 लाख लोगों को चलाने के लिए, उनको राइट सही राह दिखाने के लिए, करप्शन को कम करने के लिए सोचना ही पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे। अदरवाइज सिर्फ ब्राइबरी से और सिर्फ करप्शन से और सिर्फ स्टेटस के उससे, जैसे हम कहते हैं बड़े बड़े सीलोस पत्थर हम जो बना देते हैं, उससे काम नहीं होने वाला। स्किल डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गोइंग फर्दर,
एंड डिस्कसिंग अबाउट हु गवर्न स्पीच। अगर हम कहें स्पीच को आखिर गवर्न कौन करता है, आखिर रिसेंट प्रपोजल्स आए हैं कि स्टेट और इंडस्ट्री को आप पावर दे दीजिए, क्या लोगों के पास वो पावर नहीं होनी चाहिए? स्पीच इज द फलक्रम ऑफ ओपिनियन मेकिंग इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो सरकार चाह रही है कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी बने और इंडस्ट्री में जो है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बने। तो पॉइंट है कि भाई आखिर स्पीच को कैसे डिसाइड किया जाएगा, यू नो तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको मेती कहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक यू नो एपेलेट कमेटी को, यानी ग्रीवेंसेस एपेलेट कमेटी को करेगी, और वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसको करेगी, और वो एपेलेट बॉडी के तौर पे काम करेगी। जो डिसीजंस आएंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, मान लो आपके फेवर में नहीं आता तो आप वहां जाके जाओगे, यानी जीएससी को आप जाके कंप्लेन करोगे। तो एक बात ये, क्या ये सीधा का सीधा गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा? गवर्नमेंट ने जो है एक पॉलिसी भी बनाई, और जो है उसके कॉन्टूर्स भी बना दिए, और उसका जो है उन्होंने फॉरबिडन स्पीच भी बता दिया क्या होता है, और हाईली सब्जेक्टिव एरिया हो गए फिर तो ये। तो गवर्नमेंट ही जज हो गई, गवर्नमेंट ही जस्टिस करेगी, गवर्नमेंट ही जो है डिसाइड करेगी, लॉ भी वही बनाएगी। तो दिस इज वन ऑफ द वेज। ये मेंस में क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट कैसे किया जाए, इंडस्ट्री का रोल क्या हो। तो क्वेश्चन इज दैट कि जो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी है, यानी सेंट्रलिटी ऑफ फ्री स्पीच जो डेमोक्रेसी में होती है, जो होनी भी चाहिए, उसके अंदर लोगों का रोल क्या है? इलेक्टेड गवर्नमेंट ने जो है एग्जीक्यूटिव का राइट आया है उसके पास, लेकिन स्पीच जैसे पॉलिसी डिसीजंस में सिविल सोसाइटी का, पार्लियामेंट का, एंड आई मीन टू से रूल ऑफ लॉ का, सबका एक इम्पॉर्टेंट रोल होना चाहिए, ना कि सिर्फ जो है सिर्फ गवर्नमेंट ने कुछ भी कमेटी या कोई रूल बना दी। क्योंकि सोशल मीडिया भी क्या है, एक इंटरवेंशन के तौर पे हम भी सोशल मीडिया पे ही बात कर रहे हैं। तो पब्लिक डिबेट इज मस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल इश्यूज को ठीक करने के लिए, ऐसा हम कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा आपने सुना होगा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी होती है नालसा। देखिए आप नालसा गूगल कीजिए, चेक कीजिए कि उसका रोल और उसका फंक्शन कैसे चलते हैं। नालसा में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई अगर किसी को, अगर गवर्नमेंट लीगल एड अगर किसी को दी जाती है स्टेट के एक्सपेंस के ऊपर, तो इट शुड बी मीनिंगफुल, इट शुड बी एम्पैथेटिक, इट शुड बी फेयर, इट शुड बी डिग्निफाइड। दैट इज हाउ द आर्टिकल 21 एंड 22 जो है उसके लिए बात करता है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको आर्टिकल्स भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सब एग्जैक्टली पता होने चाहिए। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हाउ दे आर इमर्जिंग अप, हाउ दे आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, दिस इज व्हाट वी कैन से। मूविंग फर्दर, अगर चाइना ये कहता है कि कोल्ड वॉर थिंकिंग है, सब बाकी सबकी तो गलत है, ये तो हम डेली हम बात करते हैं, तो हमारे लिए कोई बड़ी वो नहीं है इसके अंदर। आपको लेकिन पता होना चाहिए कि हाउ कोई अगर नया, जैसे कि मान लीजिए चाइना है और ताइवान है, तो उसके बीच में कौन से इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, या किस तरीके से क्या क्या एरिया में वो कवर हो रहा है साउथ चाइना सी के वहां से, ये आपको बस पता होना चाहिए। यू शुड नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ कि हाँ, new premier of China, we must know the name. New vice premier, we must know the name. That's all we can think about it. Rather than that, it is not required. You must have a broad and a very very clear idea. For example, पुतिन साहब अभी प्रपोज कर रहे हैं कि गैस हब बने टर्की में, क्योंकि फ्रांस जो है वो जर्मनी को गैस अभी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं, आप इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए, आप देखिए कहाँ से कहाँ पाइपलाइन जा रही है, आप देखिए ब्लैक सी कहाँ है, आप देखिए, आपको पूरा यूरोप का आइडिया होना चाहिए जो भी अभी ये स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स और हो रहे हैं, कि कैसे क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। दैट इज हाउ वी हैव टू सी दिस। इंडिया यूएस अगर रिलेशनशिप की बात की जाए इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं कि भाई यूएस सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कह लीजिए, यूएस सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन कह लीजिए, तो उसके हिसाब से चाइना इज द ओनली कॉम्पिटिटर। ओनली कॉम्पिटिटर मीन्स चाइना कैन नॉट एवर बी पार्टनर, चाइना कैन नॉट एवर बी ए सपोर्टर, चाइना कैन नॉट एवर बी ए फैसिलिटेटर। इंडिया इज अ पार्टनर, रिलेशनशिप इज इमर्जिंग। एग्जाम्पल्स है बहुत सारे, इस बार भी 2022 मेंस एग्जामिनेशन में I2U2 पर क्वेश्चन आया था। ऐसे ही ऑकस है, आप देखिए AUKUS,
इंडिया पैसिफिक है, इंडिया पैसिफिक क्वाड का रिलेशन हो गया, यूएस ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल हो गई। ये सारे एग्जांपल्स हैं विच शोकेसेस इंडिया एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड स्ट्रांग रिलेशनशिप। G7 भी also is an important example. So India is an important element of the US security डॉक्ट्रिन और यूएस सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। तो आपको लिमोआ से लेकर इंडियन यूएस इंडिया न्यूक्लियर सिविल डील से लेकर आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, वो सब चीजें आपको देखनी चाहिए। अभी हमने बात की थी हिजाब की, आपने हमने डिटेल में बात की, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि भाई जो जस्टिस सुधांशु धूलिया सर हैं उनका कहना था कि हिजाब को नहीं रोकना चाहिए बिकॉज इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए एंड आर्टिकल 21। और ये भी कहना है कि इससे आप डाइवर्सिटी को रोकते हैं, इससे आप एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को रोकते हैं, इससे आप कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को हैम्पर करते हैं अगर आप उन्हें हिजाब नहीं पहनने देते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। और दूसरा वो जो है क्लासरूम इज ए क्वालिफाइड पब्लिक प्लेस, क्वालिफाइड पब्लिक प्लेस, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जो बाकी क्वालिफाइड जैसे वॉर रूम्स है, डिफेंस कैंप्स है, वो भी एग्जांपल्स है क्वालिफाइड पब्लिक प्लेसेस की, वेयर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स इज कर्टेल एज पर नेसेसिटी। लेकिन जो स्कूल है वो क्वालिफाइड पब्लिक प्लेस है, लेकिन उसका 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 एक एक मिलिट्री कैंप से या एक उसके किसी भी चीज से उसका कंपेयर करना, उसको पैरेलल करना बिल्कुल सही नहीं होगा, वो गलत है। दैट इज वाई डिसिप्लिन शुड बी देयर बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिग्निटी। So asking the girl to remove hijab at the school gate is, privacy, dignity को hurt करना है, hamper करना है. So it is a fundamental right and it is not a derivative right, जैसा हमने पहला डिस्कस किया. Whereas जस्टिस गुप्ता सर का कहना है कि भाई लिबर्टी आप कैरी करो लेकिन आउटसाइड स्कूल, अंदर पहनो जो पहनना है, शर्ट के अंदर आपने रुद्राक्ष पहना, आपने जो भी किया, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज इट्स ओके. सो इससे हार्मनी मेंटेन होती है, इससे डिसिप्लिन मेंटेन होता है, इससे एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर आता है. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19 1 ए के अंदर. और फंडामेंटल राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं है, वो कर्टेल किया जा सकता है. आर्टिकल 25 की बात भी की जाए तो आर्टिकल 25(1) है, तो वो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं. फेटर्निटी का आइडिया एब्स्ट्रैक्ट नहीं है. फेटर्निटी को भी जब आप रियली में अप्लाई करेंगे तो उसमें रिलीजियस सिंबल्स जो है बाहर आप रखिए क्लासरूम से. अगर फेटर्निटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सब एक जैसे बैठे, एक जैसा सोचें, एक जैसा काम करें, एंड देन मूव आउट विद ग्रेट आइडियाज, गेट सक्सेस. सो द पॉइंट इज राइट, जो राइट है आर्टिकल 19(1) ए में, दैट जस्टिस गुप्ता सर का कहना है दैट इट डज नॉट एक्सटेंड टू वियरिंग ऑफ हेड स्कार्फ. एक बार यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब कर दी तो डिसिप्लिन होना चाहिए. सो बोथ हैव गिवन देयर ओन आइडियाज, इट इज इन अ ब्यूटीफुल वे, एंड द गोल इज टू मूव फॉरवर्ड. The goal is to move forward with understanding, with good debates. और अभी जो है ये बात जाएगी आगे, और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप उसका लिया जाएगा. इट विल बी फर्दर बिकॉज द वर्डिक्ट इज स्प्लिट, इसीलिए इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं है और फर्दर हायर बेंच को इसको रेफर कर दिया गया है. मूविंग फर्दर विद द अदर आइडियाज एंड ऑल्सो टेकिंग अप अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, अगर हम बात करें बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने की पॉइंट्स को बनाएं, आप अपने नोट्स को बनाएं, आप चीज को उसको ऐसे बना के चलें कि वो आपको हेल्प करे इन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. यू मस्ट बी एबल टू रिवाइज इट, यू मस्ट बी एबल टू follow key ideas and elements, then only it is going to be very very helpful to you rather than going it directly. So starting with understanding what Hindu says of the day, we are picking up all important PT and mains facts, I remind you. So please have a look. ISRO is going to launch its own, you know, launch vehicle, next generation launch vehicle, and the goal is to be more efficient. The goal is to be more operational smartness, and it is going to replace polar satellite launch vehicle. तो आप चेक कीजिए PSLV होता क्या है, PSLV के यू नो मैंडेट क्या है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में पोलर टर्म का मतलब क्या है. सो PSLV इज अ ट्रस्टेड वर्क हॉर्स, वो कह रहे हैं इसको लेकर रिटायर करना पड़ेगा क्योंकि आप कॉस्ट एफिशिएंट 3 स्टेज रीयूजेबल लिफ्ट व्हीकल की जरूरत की बात हो रही है, जिसकी जो है पे लोड कैपेसिटी जो है हो, ताकि वो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक लेके जाए. GTO बनाइए, खुद ही बनाइए और बताइए मुझे लिख कर कि GTO ऑर्बिट होता क्या है.
सेमी क्रायोजेनिक प्रपल्शन एक और कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, और सिमिलरली जो है लो अर्थ ऑर्बिट कैपेबिलिटी, द लो अर्थ ऑर्बिट कैपेबिलिटी जो है वो उससे ज़्यादा चाहिए। तो पेलोड कैपेसिटी जो है थोड़ी सी कम होगी जब रॉकेट रीयूजेबल होगा, क्योंकि इतना भार बार बार नहीं कर सकता, नॉट इन वन वन टाइम की तरह नहीं हो सकता। तो एनजीएलवी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो है सिंपल होगा, रॉबस्ट होगा, बल्क मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेगा, सब सिस्टम्स होंगे, और उसका टर्न अराउंड टाइम भी कम ही होगा। यानी कि उसको फटाफट से दोबारा यूज किया जा सके, उसको रोकने की जरूरत अधिक समय तक नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर में हमें ह्यूमन फ्लाइट्स करनी है, फ्यूचर में हमें कार्गो मिशंस करने हैं, तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए जो है आपको पता होना चाहिए व्हाट इज जीएसएलवी, नियर अर्थ ऑर्बिट, पीएसएलवी, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, तो ही आप इससे खेल पाएंगे। तो ये आप पीटी में भी इससे खेल पाएंगे। पीटी में देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट वन क्वेश्चन फॉर श्योर ऑन दीज लाइन्स। मूविंग फॉरवर्ड, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इज गोइंग टू स्टार्ट अ सिल्क पार्क। तो इंडिया में देखिए सिल्क पार्क है कहाँ कहाँ, अर्नी, दे आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग ऑफ सिल्क पार्क एट अर्नी। सो आप देखिए सिल्क पार्क जो है वो होता कैसा है, और रिसाइकलिंग वाटर जो है डाइंग ऑफ सिल्क में यूज होना चाहिए। सिल्क जो है क्वालिटी सिल्क के लिए इंडिया सदियों से जाना जाता है, चाइना से भी पहले जाना जाता है, और सिल्क रूट तो चाइना के लिए था ही था। तो दैट इज वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पता होना चाहिए इंडिया में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कौन सी लोकेशंस हैं, किस किस राज्य में है, वेयर यू फाइंड सिल्क बीइंग यूज्ड और बीइंग डेवलप्ड इन सच अ वे। अभी तक हमने इकोनॉमिक्स में बात की थी कि कैसे फॉरेस्ट रिजर्व का यूज कर रही है आरबीआई। सो द क्वेश्चन हियर इज दैट कि आरबीआई क्या है? आरबीआई हमारे लिए रेगुलेटर है, आरबीआई हमारे लिए प्लेयर भी है, और आरबीआई जूरी भी है। सो आरबीआई इज यूजिंग फॉरेस्ट रिजर्व इन a very very legitimate and in a very very smart way. सो ये रॉन्ग है आर्ग्यू करना कि आरबीआई जो है हमारे फॉरेक्स को ख़त्म कर रहा है, आरबीआई जो है अ, कोई और तरीका निकाले, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है तो उसका हम करेंगे क्या। सो आरबीआई डोमिनेट करता है मार्केट को, इसीलिए वो जो है आरबीआई जो है इट्स द लीडर, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। सो मार्केट प्लेयर्स जो होते हैं वो बैंक्स होते हैं जो आरबीआई के द्वारा जिनको लाइसेंस दिया जाता है। तो आरबीआई इज द लीडर। जो इंडिविजुअल्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो मार्केट में नहीं कर सकते। इसके लिए बैंक्स होने चाहिए, बैंक्स और आरबीआई, एज वी हैव डिस्कस रिसेंटली, जैसे इकोनॉमिक प्राइस जो मिला, दैट हाउ बैंक्स आर द की क्वेश्चन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिसेशन और एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन। सो जो फैक्ट है कि डॉलर और रुपी डोमिनेट रेट जो है वो मार्केट डिटरमाइंड होता है, उसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं होता है, ये बात सच है। सेक्शन 40 जो है आरबीआई का, वो स्टिपुलेट करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो ऑर्डर करती है कि किस रेट के ऊपर आरबीआई फॉरेक्स को सेल करेगी, या फिर जो है बाई करेगी। क्योंकि मार्केट डिटरमाइंड जब हम बात कहते हैं तो वी वांट टू से हियर कि ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली एवरीथिंग इज गवर्न बाई मार्केट फोर्सेस। इट इज़ नॉट लाइक दैट, उसका रोल है बट देन इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो डॉलर और रुपी जो है रेट, इट हैज़ बीन कंट्रोल, इट हैज़ बीन हाईजैक बाय यूनाइटेड स्टेट्स जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ। तो इसीलिए रुपी जो है वो डॉलर के हिसाब से एक्ट करता है। जैसे 8 रुपया पर डॉलर था और आज हो गया 82 पर डॉलर फ्रॉम नवंबर 1981। आईएमएफ ने अप्रूव किया था हमें यूएस 5 बिलियन स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स आपको पता होने चाहिए, व्हाट आर एसडीआरस, व्हाट आर एसडीआर, यू मस्ट नो। सो उतना लोन इंडिया को दिया। अब जो है ₹100 जो है पर डॉलर, ये भी आने वाले टाइम में आ जाएगा, बट टारगेट वो भी अचीव हो सकता है। हेजीमोनी डॉलर की है। सो डॉलर हेजीमोनी इज गोइंग टू मेक श्योर दैट the rupee is not as smart as it should be, and it is true for other currencies also, not just for dollar. So forex markets आरबीआई रेगुलेट करते हैं, और उसके अंदर एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस हैं। सभी बैंक्स को उसके हिसाब से काम करना पड़ता है, बिजनेस आवर्स हैं, एंड देन देयर आर प्रिंसिपल्स एंड प्रोटोकॉल्स। तो आरबीआई उन लिमिट्स को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करता है। सो आरबीआई इज गोइंग टू सेल डॉलर्स on a certain occasion, and RBI is also buying dollars on a certain occasion। जब जैसे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो मान लीजिए अगर मैं इंपोर्टर हूँ, तो आई एम गोइंग टू लुक फॉरवर्ड कि आई शुड बी एबल टू गेट एज एक्सपेंसिव, इफ आई एम गोइंग टू, if I'm going to import things, then I want cheap, not expensive, I shouldn't say expensive, मुझे चीप से चीप चाहिए। और अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ तो मैं चाहूंगा मुझे ज़्यादा रिटर्न मिले। तो ये इंटरवेंशन
ये इंटरवेंशन जो है, यही इंटरवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट की है, यही इंटरवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है, जिसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि आरबीआई फॉरेक्स को रेगुलेट करता है। क्योंकि आरबीआई का जो जो अगर हम बात करें कि $1 बिलियन जो डिप्लीट हुआ है, वो आरबीआई के इंटरवेंशन से नहीं हुआ है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आरबीआई के पास है ही नहीं, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। उसमें आरबीआई का रोल क्या है? और स्पेकुलेशन की जहां तक बात है कि भाई जो मर्जी बैंक जैसे मर्जी स्पेकुलेट कर ले, वो भी इम्परमिसिबल है, क्योंकि आरबीआई किसी भी बैंक को परमिट नहीं करता आरबीआई से डॉलर खरीदने के लिए। तो स्पेकुलेट जो है वो आप लगा लीजिए, स्पेकुलेशन का भी यहाँ कोई रोल नहीं है। तो सेलिंग जो डॉलर्स है ओवरसीज मार्केट में, वो भी प्रोहिबिटेड है। देर इज अ डिमांड देर इज अ डिमांड फ्रॉम द कस्टमर, तब बात और है। अदरवाइज आरबीआई जो है वो डॉलर्स को वो सेल नहीं कर सकता। तो इसीलिए आरबीआई इंटरवीन कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है। आप लोन लोन के तरीके से कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं। हर चीज़ एक स्टैंडर्ड अप्रोच के हिसाब से होती है, वॉलेटिलिटी में आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जैसे मर्जी जो मर्जी हो रहा है। सो बिजनेस आवर्स, ओवरनाइट लिमिट जिसको हम कहते हैं, डेली लिमिट की अगर हम बात करें, या तरीके जैसे बाजार बंद होता है बिकवाली शुरू होती है, तो आरबीआई जो है वो इसीलिए फॉरेक्स रिजर्व में भी डिप्लीट करने की बात नहीं कर सकता। जो जो आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, उसमें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का उसमें रोल आता है, या बाकी आप लगा लीजिए। तो आप कह सकते हैं कि अ, जो हम कहते हैं आज की डेट में कि इंडिया के जो ट्विन डिफिसिट्स हैं, ट्रेड जो करंट करंट अकाउंट डिफिसिट है और जो ट्रेड डिफिसिट्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो ट्रेड कंट्रोल रेगुलेशंस, यानी कि इंडिया में क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, और एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस द टर्म इज हेयर। जो फ्लो ऑफ फंड्स जो हैं वो जा कहाँ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो रिग्रेसली रिग्रेसली दे मस्ट बी आइडेंटिफाइड, दे मस्ट बी कंट्रोल्ड। और एक आरबीआई को एक आइडिया होना चाहिए कि, क्योंकि कंट्रोल वर्ड बोलने से तो आपको एक हायरार्किकल और एक रेजिमेंटल और एक लाइसेंस राज की महक आती है। लेकिन आफ्टर 2008 क्राइसिस, द बैंकिंग क्राइसिस दैट एंड द ग्लोबल क्राइसिस दैट वी विटनेस्ड, उसके बाद से हमें जो है समझदारी से काम लेना चाहिए। और आरबीआई जो है फॉरेक्स रिजर्व को लूज कर रहा है ताकि रुपए को डिफेंड किया जा सके, ऐसा नहीं है। ये हमने एक एलिमेंट यहाँ पे समझने की कोशिश की, क्योंकि आरबीआई का जो हमने बात की, जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो जुड़े हुए हैं इस बात से कि भाई बाकी मार्केट में क्या हो रहा है। हमने यहाँ पर ये भी बात की कि आरबीआई जो है उसके हाथ में नहीं है डॉलर बेचना, डॉलर खरीदना। इवन जो बैंक्स उसके अंडर है वो भी ऐसा नहीं कर सकते। सो डॉलर की एक तो हेजीमोनी है, दूसरा बैंक के हाथ में नहीं है। तो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डिस्कस इन ब्रीफ, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट एंड ऑल्सो मेक श्योर कि प्रीलिम्स और उसके लिए आपके आइडियाज बिल्कुल क्लियर हो जाएं। दूसरी अगर हम बात करें तो मंडल कमीशन को इंडिया का साइलेंट रिवोल्यूशन आप कह सकते हो, सोशल जस्टिस आप कह सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सारे ऑप्शंस में ये एलिमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेस क्लासेस जो हैं, जो वर्ड यूज किया था डिप्रेस क्लासेस, दलित और ट्राइबल्स, ये कॉलोनियल पीरियड से ये वर्ड यूज किए गए हैं। और 1955 का जो एक्ट है जिसको हम कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एक एक्ट है 1955 ऑनवर्ड्स, लेकिन ये टर्म्स पहले से ही यूज किए गए हैं। तो ये टर्म्स जो हैं मार्जिनलाइज्ड और बैकवर्ड सेक्शन के लिए यूज किए गए। तो रिजर्वेशन का बेनिफिट इनको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में दिया गया। और हम कहते हैं कि इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड मिड डे मील स्कीम जैसे स्टार्ट हुई थी, और रिजर्वेशन का आइडिया भी वहीं से जाता है, बैकवर्ड क्लासेस का। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में आप कह सकते हो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइडेड एफर्मेटिव, जिसको हम कहते हैं एफर्मेटिव पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसको एक शब्द आप कह सकते हो। देन हेयर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उन्होंने कहा था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। ये बात हो रही है सोशलिस्ट आइडियाज की, व्हेन दे वांटेड 60% रिजर्वेशन। बट लेकिन द पॉइंट इज दैट कि बैकवर्ड क्लासेस were not supposed to remain backward classes. Reservation was not supposed to be forever, but द आइडिया वॉज दैट कि एक बार जब रिजर्वेशन मिलेगा तो शायद सेकंड और थर्ड जनरेशन को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मंडल कमीशन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि कास्ट जो है अपने आप में एक सोशल क्लास है इंडिया में, ऐसा आप कह सकते हो। आर्टिकल 340 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है इगैलिटेरियन पॉसिबिलिटी की। इसीलिए दो दो
इगैलिटेरियन का मतलब समाज में सब बराबर, उसको हम कहेंगे इगैलिटेरियन। कि भाई आर्टिकल 340 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यस हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। तो दो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आए, एक आया केलकर कमीशन, कालेलकर कमीशन जो आया 1953-55 में, दूसरा आया आपका मंडल कमीशन 1970 से 1980। फर्स्ट से कुछ नहीं हुआ, सेकंड से जो है मंडल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। मंडल मूवमेंट ने 27% रिजर्वेशन की डिमांड की ओबीसी के लिए, और 1990 में सेंट्रल सर्विसेज के अंदर अगस्त 7 1990 में यह आया। मुझे याद है हम स्कूल में हुआ करते थे, स्कूल बंद हो गए थे और चारों तरफ जो है देर वॉज बंद, देर वॉज डिस्ट्रप्शन, देर वॉज ऑल काइंड ऑफ एंग्जाइटी। ये सारी चीज़ें हमें याद है, मुझे याद है कि ऐसा हुआ था। लेकिन उस टाइम पे मंडल कमीशन तो समझ आया, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या, ये बात उस टाइम समझ में आई नहीं थी। सो मंडल कमीशन एंड इवन द मंडल पार्टीज जो जिन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया, वो पावर उन्होंने लूज की। वीपी सिंह समय की बात अगर हम करें, 73rd 74th अमेंडमेंट आया तो उससे सोशल जस्टिस की बात और आगे बढ़ी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, हॉरिजॉन्टल यानी सबके लिए, तो वो वुमेन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कितना किसको कितना रिजर्वेशन है। और 2006 में रिजर्वेशन एक्सटेंडेड टू ओबीसी कैंडिडेट्स इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, इसको हम कहते हैं मंडल 2। तो मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दिया मंडल कमीशन के ओरिजिन से लेके अब तक हुआ कैसे। सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट जो इंडिया में शुरू हुई, उनको हम साइलेंट रेवोल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने साइलेंटली चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की। वो चली जा रही हैं, उन्होंने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई किया और रिलीजन को भी बैरियर नहीं बनने दिया। इससे जो है अगर आप बात करें कि भाई इंडिया में सेकुलरिज्म को कैसे देखा जाए, तो सेकुलरिज्म का भी जो आइडिया है वो टाइम के साथ चेंज होता है और वो बढ़ता चला गया है, उसके भी इवोल्यूशन होते गए हैं। तो रियल टेस्ट जो सेकुलरिज्म और सोशल डेमोक्रेसी का है, वो है म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज का इंडिया में। चाहे सेकुलरिज्म की बात कर लो, चाहे फिर आप सोशल डेमोक्रेसी की बात करो। सोशल डेमोक्रेसी सामाजिक लोकतंत्र, यानी आप भी जो चाहें जो वो करें, मैं भी चाहूँ जो वो करूँ, और दोनों लेकिन ऐसा कुछ करो जो निहित अपने स्वार्थ का मतलब ना बढ़ाए, हितों अपने 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 हित को ना बढ़ाए, सबके हितों को बढ़ाए। एंड सेकुलरिज्म को हम इसी एंगल से ही देखेंगे। तो सेकुलरिज्म जो है वो फेटर्निटी के कॉन्सेप्ट में देखा जाना चाहिए, एज इंश्योर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, चाहे वो क्रिश्चियनिटीज हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज हैं। तो मंडल पार्टीज ने जो है कम्युनल मोबिलाइजेशन को नहीं बढ़ने दिया, हेट मॉन्गरिंग को नहीं बढ़ने दिया। और आप कह सकते हैं कि जो रथ यात्रा मूवमेंट, उस टाइम रथ यात्रा भी चल रही थी, और जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन भी हुआ, उससे भी चीज़ों को नहीं बिगड़ने दिया। तो एक और मेरिट्स आप कह सकते हैं कि जो मंडल कमीशन से निकल के आई, वो एजुकेशनली और जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं वो जो है अ, उनको किसी से तरीके से मार्जिनलाइज नहीं बनने दिया, वो मेन स्ट्रीम का पार्ट हुई। और आप कह सकते हैं कि आज की डेट में अभी गवर्नमेंट हैज जस्ट प्रपोज कि जो इवन शेड्यूल कास्ट हैं जो कन्वर्ट हैं दूसरे रिलीजन्स में, एक्सेप्ट बुद्धिस्ट सिख एंड हिंदुइज्म, एक्सेप्ट बुद्धिस्ट सिक्स एंड बुद्धिज्म एंड सिखिज्म, जो उसमें जो कन्वर्ट हुए हैं, वो उनको जो है भी, जब बेसिकली मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी को भी एससी जो हैं उनको क्या वो दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, या उनको भी कुछ बेनिफिट्स दिए जाए, ऐसी बात अभी हो रही है। इसके लिए भी एक रिसेंटली वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो कि उसके लिए एक कमीशन बिठाया गया है। तो मंडल कमीशन को आप देख सकते हो कि कास्ट और रिलीजन के उसमें उन्होंने उसको कास्ट और रिलीजन के दायरे के बीच में आया है वो एक तरीके से। लेकिन मंडल पार्टीज आई, मंडल पार्टी यानी जो सोशल पार्टी, जैसे बीसी बीएसपी बी, समाजवादी पार्टी, इनको मंडल पार्टीज कह सकते हो, जेडीयू कह सकते हो। लेकिन उन्होंने जो है उस चीज़ को बहुत ब्रॉड बेस नहीं किया, समाज के सारे दायरे में नहीं लेके आए वो। इसीलिए उन्होंने अपनी फैमिलीज को प्रमोट करने की बात की, उन्होंने आदिवासी, दलित और जो मार्जिनलाइज जो सेक्शन इंक्लूडिंग वुमेन के जो रियल राइट्स हैं उसको उन्होंने सेंटर में नहीं रखा। जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल आज तक पास नहीं हुआ है पार्लियामेंट में। तो इससे जो है आप लगा लीजिए कि नुकसान हुआ, और इससे डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का इमरजेंस हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ कहने का मतलब राइट विंग का जैसे इमरजेंस हुआ। तो हेयर द आइडिया इज नॉट टू क्रिटिसाइज कि भाई व्हाट आई शुड से कि एक ही सेक्शन के पास या एक ही ग्रुप के पास पावर रहे, ऐसा हमें ऐसा नहीं है। आइडिया ये होना चाहिए कि भाई सारे समाज के सारे धड़ों को, सारे हिस्सों को हर तरीके का
वो मिलना चाहिए। एस्पिरेशनल इंडिया है, हर एक को पावर मिलनी चाहिए। पावर का मतलब हर एक को सुख मिले, हर एक को डिग्निफाइड लाइफ मिले। तो गोल ये है इस पूरे के पूरे अगर आप क्लास 12 पॉलिटी एनसीईआरटी भी पढ़ोगे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया वो आपको वहां पर दिख जाएगा क्लियरली, आप उसको जान पाएंगे। मूविंग फर्दर, with any other key idea here, otherwise we will move to the next paper, because each and every new element is going to help us in getting success. This is very very important what we are seeing right now. आप देखिए सामने कि सी ग्रास बेड्स, डिग्रेडेशन ऑफ सी ग्रास बेड्स की बात हो रही है। डुगोंग के सरवाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज स्केल प्लानिंग स्टार्ट कर दी है, प्लांटिंग स्टार्ट की है लोकल कम्युनिटी की मदद से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। एंड डुगोंग देखिए आप, डुगोंग ये है पाक बे, ये है पुडुकोट्टई 10 किलोमीटर तंजौर, ये डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है। तो डुगोंग, डुगोंग जिसे हम सी काओ भी कहते हैं, दे आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल इन तमिलनाडु। और उसके लिए फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व पाकवे में स्टिमुलेट किया गया है। ये पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओनली अराउंड 240 डुगोंग्स आर लेफ्ट इन द होल कंट्री। मेजोरिटी जो है वो पाक बे में है। पाक बे का आप देखो एटलस खोल के, तंजौर और पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया, लार्जेस्ट हर्बीवोरस मैरीन एनिमल है वर्ल्ड में। और ये सी ग्रास बेड ही खाते हैं। जो सी ग्रास मैंने अभी आपको फोटोग्राफ में दिखाया, ये आपका सी ग्रास है जो लगाया जा रहा है। और साथ में आप ये लगा लीजिए, दे आर प्रोटेक्टेड शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड देयर पॉपुलेशन इज ऑन द डिक्लाइन। ऐसा मैंने कहा, ये आर वेरी शाई एनिमल्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व इज डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेशन रिजर्व्स में देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोकल कम्युनिटीज इन द कंजर्वेशन रिजर्व, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ऐसा है। लोकल कम्युनिटी का यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड forest department, local community, everyone is, fishermen, even fishermen are also very much supporting that. एंड दे नो कि भाई ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट के लिए। तो सी ग्रास बेड जो है वो कोस्टल वाटर्स में होते हैं, ये डुगोंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डुगोंग गल्फ ऑफ कच्छ में भी मिलते हैं, अंडमान निकोबार में भी। ये आप जाएंगे आप वहाँ पे हमारा है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क है वहाँ पर। तो अडल्ट डुगोंग जो है वो काफ़ी सारा सी ग्रास खाता है, और प्लेंटी ऑफ सी ग्रास चाहिए। अगर सी ग्रास नहीं होंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एंड दे मस्ट बी नेचुरली ग्रोइंग, क्योंकि सी ग्रास जो है वो वहाँ पर उसके अलावा ब्रीडिंग ग्राउंड और मैरिन एनिमल्स का भी हो सकते हैं, जैसे फिश हो गया, मैमल्स हो गए, और टर्टल्स हो गए, इनवर्टिब्रेट स्पीसीज हो गए। सी हॉर्स आप देखिएगा क्या होता है, सी क्यूकम्बर भी देखिए, सी हॉर्स, सी क्यूकम्बर, सी लायन, ये सारे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट। और इसको आप लिवलीहुड से भी जोड़िए, इसको आप जनरल स्टडीज मेंस के आंसर से भी आप जोड़ सकते हैं, कि किस तरीके से आप इसको एक केस स्टडी के तौर पे एथिक्स में भी देख सकते हैं। एंड इवन यू कैन ब्रिंग इट इनटू यू नो एसे आल्सो। सो तो सी ग्रास बेड्स की बात होगी, डुगोंग की बात होगी, ये सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरा, अगर हम बात करें, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ये जो है आपका नायक पीरियड, नायक पीरियड इज आफ्टर द विजयनगर टाइम। विजयनगर एम्पायर था, उसके बाद नायक पीरियड आता है। नायक पीरियड का स्टक्को, ये एक स्टक्को स्कल्पचर है एलिफेंट का, ये कह सकते हैं। और गंगई कोंडा चोलापुरम, जो राजेंद्र राजा के जो बेटे थे राजेंद्र चोला, उन्होंने गंगई कोंडा चोलापुरम बनाया था। तो गंगई चोलापुरम में ये है। एंड दिस इज लार्जर देन लाइफ स्ट्रक्चर। तो आप देखिए स्टक्को का बना हुआ है। स्टक्को को जब हम गांधारा आर्ट की बात करते हैं तब भी स्टक्को वर्ड हमें आपको दिखेगा। आप देखेंगे कि स्टक्को जब भी है तो की पॉइंट ये है कि स्ट्रक्चर को हार्म ना हो, स्ट्रक्चर को आप देखिए इसके इसके ईयर्स जो है एक स्विंगिंग स्विंगिंग पोस्चर में है। एंड आगे भी एक नायिका है, and then on the side also there are musicians, they are playing instruments, and it is standing in a position which is showing majestic and also magnificent idea. Then you can say elephant and the horses, they were considered as the guardian deity of the village, and also they were auspicious in nature. तो ये लोकल कल्चर, लोकल आइडियाज, लोकल एलिमेंट्स को बढ़ाने की बात है। यूपीएससी इज मोर एंड मोर फोकसिंग अपॉन सच डेवलपमेंट्स। सो यू मस्ट ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम स्टैटिक एरिया, अपार्ट फ्रॉम जो सब करते हैं, हमें ये करना भी जरूरी है। अगर हम ये करेंगे then it is going to make a difference also, and it is going to help you in understanding uh, the demand of the exam. So moving further to the next paper, that's what we can pick up very fast. Business
स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, वी विल बी पिकिंग अप वेरी क्विकली couple of points here, अगर कोई important जो आर्टिकल है which can help you in understanding the development. ओनली वन पॉइंट वी आर टेकिंग अप कि एग्रेसिव टाइटनिंग आरबीआई के द्वारा जरूरी नहीं है। अगर अगर स्टेट ऐसा कर भी रहा है, यूनाइटेड स्टेट, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। हमें देखने की जरूरत है कि यूएनसीटीएडी, जिसने यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की जो लेटेस्ट ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से हमें देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं। और इन्फ्लेशन जो है वो पहले भी रहा है, आगे भी है, लेकिन अभी जो है वो कमोडिटी प्राइसेस के कारण है। और इन्फ्लेशन जो है वो इट इज़ ड्रिवन बाय लेस नंबर ऑफ सेक्टर्स देन इन द प्रीवियस टाइम। कोर इन्फ्लेशन जिसको हम कहेंगे, वो जो है आपका दिखा रहा है टुडे इज मच लोअर देन द हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये आप कह सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि नॉमिनल वेजेस जो हैं वो कंज्यूमर प्राइस के साथ नहीं वेज कर रही हैं, तो रियल वेजेस जो है हर जगह कम हुई हैं। और दूसरा दूसरा जो है शेडो बैंक्स जिसको हम कहेंगे, वो भी इंपॉर्टेंस में बढ़ गए हैं क्रेडिट देने के लिए रियल बैंक के साथ, जैसे एनबीएफसी और बाकी, इनको आप शेडो बैंक कह सकते हैं। तो ये कुछ बातें जो हैं वो अगर हम ध्यान रखें, तो मॉनेटरी टाइटनिंग के अलावा हमें जो है सब्सिडीज, प्राइस कंट्रोल, इन सब फैक्टर्स पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, ऐसा आर्टिकल का कहना है। अगर मैं आपको कीवर्ड्स की बात बताऊं तो कीवर्ड्स को अगर हम देखें तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलूं, सो दैट वी कैन पिक अप द नेक्स्ट यू नो न्यूज़पेपर to make you understand with clarity. So let's come up with the Times of India. ओके अगर मैं उससे पहले सबसे पहले मैं बात करूं कि ताइवान के साथ इंडिया को क्या करना चाहिए, तो 7 छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा मैं जो कि यहाँ दिए हुए थे। इंडिया जो कर सकता है, सबसे पहली बात है इंडिया को और ताइवान सेंटर ओपन करने चाहिए। ताइवान सेंटर जैसे आपके यू नो कल्चरल सेंटर होता है, या आपका कह लीजिए इकोनॉमिक सेंटर होता है, वो आपको और खोलने चाहिए। चेन्नई में, हैदराबाद में, बाकी तेलंग सभी सभी जगह जहाँ जहाँ हो सकता है, जहाँ जहाँ आपको लगता है दे आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, वो हमें इंडिया को ओपन करना चाहिए। इंडिया को ज़्यादा एमपीज ताइवान भेजनी चाहिए। उसके बाद जो है इंडिया को मोर सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट बढ़ना चाहिए, जैसे कि थिंक टैंक्स का इंटरेक्शन है, सिविल ग्रुप्स का इंटरेक्शन है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ में जो है हमें कोऑपरेशन करना चाहिए। उसके बाद जो है ताइवान के साथ इंडिया को एजुकेशन और स्कॉलर्स का वो करना चाहिए। जैसे इंडिया की, ताइवान की एक न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी है जो इंडिया के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। तो मोर इंडियन स्कॉलर्स जो स्टेम सब्जेक्ट्स में हैं वो वहाँ का जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ आ सकते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। सप्लाई चेन में भी इंडिया और ताइवान एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कि फॉक्सकॉन, वेदांता इन्वेस्टमेंट इज एन एग्जाम्पल। और इंडिया ताइवान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है फाइनली, अगर आप सोचो तो। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो विन विन हमें रिलेशनशिप दिखाते हैं इंडिया और ताइवान में, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे शो कि देयर इज अ वे अहेड। दूसरा, अगर हम बात करें, ऑलरेडी हम इस टॉपिक पे बहुत बात करते आए हैं कि रूट्स क्या हैं ग्लोबल इन्फ्लेशन की, अगर हम बार बार बात करें तो कोविड भी एक रूट है। उसके बाद जो है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी एक रूट है। हीट वेव्स, ड्राउट यानी क्लाइमेट चेंज भी एक रूट है। लेकिन इंडिया जो है थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर है, और इन्फ्लेशन लेकिन इंडिया का हाई है, बट देन ऑब्वियसली इट इज़ बेटर देन द अदर कंट्रीज। लिमिट से तो ऊपर है, लेकिन इट इज सर्टेनली मच बेटर देन टर्की, अर्जेंटीना, और वो भी मेंबर हैं G20 के, जो इंडिया की हैं। इवन नॉन G20 कंट्रीज जो हैं, आपको पता होना चाहिए, जैसे नॉन G20 कंट्रीज में पाकिस्तान है, श्रीलंका है। ये पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कौन G20 का मेंबर नहीं है आपके आसपास का, उनके पास भी हायर इन्फ्लेशन है, एंड दैट इज द केस। तो हम उस तरीके से वी आर बेटर, बट देन फूड प्राइसेस हमारे लिए कंसर्न है, क्योंकि फूड और वेट सीपीआई बास्केट में सबसे ज़्यादा उसका है। फूड इन्फ्लेशन वेजिटेबल से होता है, सीरियल से होता है। तो हमारे पास पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं पॉलिसी मेकर्स की, अगर हम बात करें तो हमें जो है थोड़ा सा टाइटनिंग ऑफ द
मॉनेटरी पॉलिसी वो कंटिन्यू रहेगा, और उसके बाद जो है फिस्कल पॉलिसी वो भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हाई फिस्कल डेफिसिट होगा तो दिक्कत होगी। टैक्सेशन ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, डायरेक्ट टैक्सेशन भी इकट्ठा हो रहा है, जीएसटी भी इट्स ऑन द हायर राइज। तो पॉइंट इज दैट कि कोर एरिया में, चाहे वो रूरल इंडिया हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर कोर एक्सपेंडिचर है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ते रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर चलती रहेंगी, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट जो अभी हमने डिस्कस भी किया, पहले भी हमने किया है, और स्किल फॉर्मेशन, गुड क्वालिटी एजुकेशन, ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, विच आर गोइंग टू रियली रियली हेल्पफुल फॉर गेटिंग सक्सेस, एंड ऑल्सो फॉर अंडरस्टैंडिंग कि इंडिया राइज कैसे कर सकता है, इंडिया आगे कैसे बढ़ सकता है। तो द पॉइंट इज दैट वी ऑल वांट प्रोग्रेस, बट इफ यू आर ऑन द रॉन्ग रोड, प्रोग्रेस मीन्स डूइंग a about turn and walking back to the right road. This is a wonderful piece of thought which has been given here. अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी कैसे एक मिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन सकती है, तो उसके लिए आप देखिए आईटी सर्विसेज की बात करिए, उसके बाद जो है आप बात करिए कार्बन अकाउंटिंग और ऑफसेटिंग की बात करिए, सप्लाई चेन एनालिटिक्स की बात करिए, सस्टेनेबल मोबिलिटी की बात करिए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए। ये सारे कीवर्ड जो मैं आपको दे रहा हूँ, सर्कुलर प्रोडक्ट इकोनॉमी, ये सारे पीटी के की टर्म्स हैं। ये सभी पीटी के की टर्म्स हैं, चाहे ब्लॉकचेन हो, चाहे डिजिटल ट्विन हो, चाहे क्लाउड हो, चाहे आईओटी हो, चाहे एआई और एनालिटिक्स हो, चाहे एआर और वीआर हो। ये सारे कीवर्ड्स अगर आपको पता है, इन पे आपको अगर एक एक पैराग्राफ भी लिखना आता है और आप समझते हो कि ये क्या कह रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हम ऑलरेडी ट्रैक पे हैं, एंड इट इज गोइंग टू रियली हेल्प अस इन गेटिंग सक्सेस। मूविंग फर्दर एंड टेकिंग अप द नेक्स्ट न्यूज़पेपर। तो ये मैं बात कर रहा हूँ रेगुलेटरी मैकेनिज्म की, रेगुलेटरी बम्प्स अगर मैं एक वर्ड यूज करूं, मर्जर और एक्विजिशन के अंदर सिर्फ दो लाइनें कहना चाहूंगा। मर्जर और एक्विजिशन के अंदर यदि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और आरबीआई भी अगर बहुत ही प्रोएक्टिव होकर वर्क नहीं करेंगे, तो इंडिया में लॉन्ग टर्म के अंदर लॉस होगा। जो भी इन्फ्लेशन, इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं, ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, तो रेगुलेटरी इकोसिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एफडीआई को इंडिया में लेके आना है। रेगुलेटरी एजिलिटी जिसको एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको हम देख सकते हैं, यानी कि टाइम से चीज़ें हों, टाइम से चीज़ें की जाएं। टाइम का मतलब है कि जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी रिक्वेस्ट है इंफॉर्मेशन के लिए, वो टाइम से हो। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टाइमली, टाइम कम से कम लगे कंप्लायंस करने में और चीज़ों को करने में, दैट इज़ व्हाट ओनली आई वांट टू से। साथ में एपी विलेज सेक्रेटरीट की केस स्टडी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बेस्ट है। एपी आंध्र प्रदेश के अंदर ये मॉडल यूज किया गया। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्टेड ए डिसेंट्रलाइज्ड सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी मॉडल, डिसेंट्रलाइज, जिसमें 11,162 विलेजेस को जोड़ दिया गया विलेज सेक्रेटरीट्स के तहत। तो यहाँ 11 ऑफिशियल्स डीलिंग करते हैं, 34 डिपार्टमेंट्स होते हैं, 100 से ज्यादा स्कीम्स होती हैं, तो विलेज सेक्रेटरीट हो गया। वॉलंटियर्स भी होते हैं जो 50-50 बैच के घरों को देखते हैं, अवेयरनेस देखते हैं, स्कीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी नीड्स को बताते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी होता है, बेनिफिशियरीज को सब मिलता है, सोशल ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी भी होती है। इससे आपको जो है बार बार मंडल तक, यानी मंडल ऑफिस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज अ वंडरफुल स्टोरी विच आई थिंक वी ऑल मस्ट बी दे रेप्लिकेट हो अगर अलग अलग स्टेट्स में, देन देयर विल बी मोर सक्सेस। सेकेंडली, आईसीएआर, दैट इज सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये उनके प्रिंसिपल साइंटिस्ट ने लिखा था। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये हैदराबाद में है, और ये भी हमें पता होना चाहिए प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन एंगल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, let's take up an important development which is with the सो चैलेंजेस बिफोर पॉलिसी मेकर्स। अगर ट्रेड गैप बढ़ता है तो क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट जैसा मैंने कहा वो बढ़ रहा है, अगर वो हो रहा है तो फिर क्यों हो रहा है, ट्रेंड क्या है इस साल के। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ रहा है, और जीडीपी जो है उसका शेयर भी जीडीपी में बढ़ गया है, यानी आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो रहे हैं, इंपोर्ट्स आपके बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे एक्सपोर्ट्स की, कंप्यूटर्स की और बिजनेस सर्विसेज की, नेट सर्विसेज की, तो वो बढ़ी हैं। लेकिन अगर ये नहीं भी बढ़ती, अगर कोरोना होने के बावजूद जैसे चीजें बढ़ी हैं, तो हमारा और भी नुकसान होता, हमें और भी प्रॉब्लम हो सकती थी।
जबकि ग्लोबल वॉल्यूम की अगर आप ट्रेड की बात करेंगे तो जो भी फोरकास्ट थी डब्ल्यूटीओ की वो कम हो गई है। टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी एडवांस इकोनॉमीज में एक रिसेशन की तरफ लेके जा रही है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट। और इंडिया एक ओपन इकॉनमी है, उसका परसेंटेज शेयर जो था एक्सपोर्ट्स का जीडीपी में वो 22.7% फाइनेंशियल ईयर 2022 में है। वो ऐसी बात थी, लेकिन उसको भी अब इट इज ऑल्सो गोइंग टू पे द प्राइस फॉर द ग्लोबल डेवलपमेंट्स। ट्रेड डेफिसिट और क्यों बढ़ रहा है? तो हमारा क्योंकि ऑयल एंड कमोडिटीज हम ज़्यादा मंगा रहे हैं, रुपये का डेप्रिसिएशन हो गया है, लैंडिंग कॉस्ट बढ़ गई है, इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ गया है। इसके बावजूद भी जो है आप कह सकते हैं कि जबकि रुपये डेप्रिसिएशन होने के कारण तो ट्रेड बढ़ना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। तो क्या ट्रेड डेफिसिट जो बढ़ रहा है उससे हमें दुखी होना चाहिए? सर्टेनली, अगर फॉरेन एक्सचेंज पे हमारे प्रेशर पड़ेगा और उसके बाद इंडिया की इंपोर्ट कैपेसिटी का इंडिकेटर भी होता है ट्रेड डेफिसिट, ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट होता जाएगा तो फिर जो है आप कह सकते हो उससे हमारे कोर फंडामेंटल्स और इकॉनमी में फर्क पड़ेगा। बट देन आई डोंट थिंक सो इन द लॉन्गर रन थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर, बिकॉज इंडिया के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। तो इमीडिएट चैलेंज है, इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट मार्केट यूएस है या यूरोप के लिए कहिए, उनमें अगर काम चलना चाहिए और उनका दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इंडिया के लिए डेफिनेटली एक प्रॉब्लम होगी ही होगी। So with this we wind up. Please do like, share and subscribe our channel, and also do look into the PDF which will be attached along with it. Thank you very much. See you in the next session.